Hello everybody, I am Akriti Kutyala and welcome back to my channel. In today's lecture, we'll continue with the subject Steel Structure Design using Limit State Method. We were discussing the topic compression members. The prerequisites for the subject are IS 800-2007 and steel tables of any standard publication. So far, we've covered an introduction to IS 800-2007, bolted connections, welded connections, tension members, and in compression members, we've covered introduction, effective length, and slenderness ratio. In today's lecture, we'll be discussing design compressive strength. ये हम यूज करेंगे टू एनालाइज एज वेल एज डिजाइन अ कंप्रेशन मेंबर. तो देखते हैं कि डिजाइन स्ट्रेंथ क्या है. डिजाइन स्ट्रेंथ हमें क्लॉज 7.1 में डिफाइन की गई है IS 800-2007 के, एंड इट सेज कॉमन हॉट रोल्ड एंड बिल्ट अप स्टील मेंबर्स used to carry axial compression usually fail by flexural buckling. तो यहाँ पे वो क्या बात कर रहा है, वो बोल रहा है कि जो मेंबर्स, चाहे वो हॉट रोल्ड स्टील हो या फिर वो बिल्ट अप स्टील मेंबर्स हो, अगर वो एक्सियल कंप्रेशन कैरी कर रहे हैं तो वो किससे फेल होने के चांसेस हैं? उनके फ्लेक्सुरल बकलिंग से. द बकलिंग स्ट्रेंथ ऑफ दीज मेंबर्स इज अफेक्टेड बाय रेजिडुअल स्ट्रेसेस. रेजिडुअल स्ट्रेसेस हमने लास्ट लेक्चर में भी डिस्कस किया था कि वो स्ट्रेसेस होते हैं जो ड्यूरिंग मैन्युफैक्चरिंग हमारे स्टील में रह जाते हैं, क्योंकि डिफरेंशियल कूलिंग हो रही है. मतलब एक पार्ट हमारा जल्दी कूल हो जा रहा है और जो दूसरा पार्ट है वो टाइम ले रहा है कूल होने में. तो जिस पार्ट में जल्दी कूलिंग हो गई है और जो पार्ट अभी हॉट है, जहाँ पे जैसे अगर आप ये आई सेक्शन या कोई टी सेक्शन का ये जंक्शन देखेंगे तो यहाँ पे अभी डिफरेंशियल कूलिंग होगी. तो इस डिफरेंशियल कूलिंग की वजह से हम रेजिडुअल स्ट्रेसेस इंट्रोड्यूस कर देंगे इस जंक्शन पे. तो हम नहीं चाहते कि रेजिडुअल स्ट्रेसेस हो. वो कह रहा है कि द बकलिंग स्ट्रेंथ ऑफ दीज मेंबर्स इज अफेक्टेड बाय रेजिडुअल स्ट्रेसेस, इनिशियल बो एंड एक्सीडेंटल सेंट्रिसिटीज ऑफ लोड. तो लोड जो आप अप्लाई कर रहे हैं वो जरूरी नहीं है कि एक्सियल लोड हो. वो कई बार क्या हो सकता है, एक्सियल होने के बजाय वो सिंपली इसेंट्रिक लोडिंग भी हो सकती है. तो ये जो इसेंट्रिक लोडिंग है, इसकी वजह से एडिशनल स्ट्रेसेस इंट्रोड्यूस होंगे और इस एडिशनल स्ट्रेस की वजह से बहुत टाइम ऐसा हो सकता है कि आपका मेंबर बकल कर जाए. To account for all these factors, the strength of members subjected to axial compression is defined by buckling class A, B, C as given in table 7. तो हम क्या करते हैं, अब हमने देखा है कि मेंबर किससे फेल कर रहा है, मेंबर बकलिंग से फेल कर रहा है. क्यों फेल कर रहा है ये हमने देख लिया कि रेजिडुअल स्ट्रेसेस की वजह से फेल कर सकता है, या इसेंट्रिक लोडिंग की वजह से फेल कर सकता है, या बहुत सारे और फैक्टर्स हैं जिनकी वजह से फेलियर हो सकता है. तो हम चाहते हैं कि ये बकलिंग हम अवॉइड करें. इस बकलिंग को अवॉइड करने के लिए तो हम कैटेगराइज करते हैं अपने स्टील को या कंप्रेशन मेंबर्स को इन बकलिंग क्लासेस. और वो कौन कौन सी बकलिंग क्लास है? A, B, C एंड D. सो इन दिस लेक्चर विल बी स्टडिंग मोर अबाउट दीज बकलिंग क्लासेस कि ये बकलिंग क्लास कैसे है, कैसे हम ऑब्टेन करते हैं और कैसे इसे यूज करते हैं टू डिजाइन द कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ अ मेंबर. The member may be an I section. अब कंप्रेसिव स्ट्रेंथ के लिए या कंप्रेशन को रेजिस्ट करने के लिए हम आई सेक्शन यूज कर सकते हैं, हम चैनल सेक्शन यूज कर सकते हैं, हम एक कंसेंट्रिकली लोडेड एंगल सेक्शन भी यूज कर सकते हैं. सो एज पर क्लॉज 7.1.2, अगर हम क्लॉज को देखें तो वो बोलता है द डिजाइन कंप्रेसिव स्ट्रेंथ PD. PD क्या है? सिंपली यहाँ पे डिजाइन कंप्रेसिव स्ट्रेंथ है ऑफ अ मेंबर इज गिवन बाय P is less than PD. सिंपली क्या मतलब है कि जो आपका फैक्टर्ड लोड एक्ट कर रहा है वो आपके डिजाइन लोड से क्या होना चाहिए? कम होना चाहिए. तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि PD कैसे कैलकुलेट करें, क्योंकि फैक्टर्ड लोड तो एक्सटर्नल लोड है जो आपकी स्ट्रक्चर पे एक्ट करेगा. तो PD के लिए वो फॉर्मूला देता है इक्वल टू AE इंटू FCD. तो बहुत सिंपल फॉर्मूला है. आपने क्या करना है, इफेक्टिव सेक्शनल एरिया एज डिफाइंड इन क्लॉज 7.3.2. तो हमें क्लॉज दे रहा है, इसमें जैसे जैसे आपका इफेक्टिव सेक्शनल एरिया डिफाइन किया है वैसे आप इफेक्टिव सेक्शनल एरिया कैलकुलेट करें. और FCD क्या है? डिजाइन कंप्रेसिव स्ट्रेस. तो अगर हम ये देखें तो ये फॉर्मूला तो बहुत इजी है, बट इसमें जो कैलकुलेशन मैटर करती है, वो कैलकुलेशन जो कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन है वो इस FCD के लिए है. तो इस पूरे लेक्चर में हम देखेंगे कि बकलिंग क्लास और FCD की हेल्प से हम कैसे डिजाइन कंप्रेसिव स्ट्रेंथ कैलकुलेट कर सकते हैं.
सो अगर हम क्लॉज 7.3.2 देखें तो वो हमें देता है वैल्यू इफेक्टिव सेक्शनल एरिया ए ई की। तो वो कहता है कि एक्सेप्ट एज मॉडिफाइड इन 3.7.2 clause the gross sectional area shall be taken as the effective sectional area। तो यहाँ पे आपको बोल दिया है कि gross sectional area को आप क्या ले सकते हैं, आप effective sectional area ले सकते हैं फॉर ऑल कंप्रेसिव मेंबर्स। तो मैं सिंपली क्या लिख सकती हूँ, मैं लिख सकती हूँ कि ए ई जो है वो ए जी के इक्वल है। किसके लिए, कंप्रेशन मेंबर्स के लिए। फैब्रिकेटेड बाय वेल्डिंग, बोल्टिंग और रिवेटिंग so long as the section is semi compact। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि सेक्शन क्या होना चाहिए, सेमी कॉम्पैक्ट या फिर उससे बेटर। अब सेक्शन किन किन टाइप के हो सकते हैं, सेक्शन प्लास्टिक भी हो सकता है, कॉम्पैक्ट भी हो सकता है और सेमी कॉम्पैक्ट भी हो सकता है। जिसे हम प्लास्टिक को क्लास 1, कॉम्पैक्ट को क्लास 2, सेमी कॉम्पैक्ट को क्लास 3 एंड स्लेंडर सेक्शन को क्लास 4 बोल सकते हैं। तो ये हमने इंट्रोडक्शन टू IS 800 2007 किया है जब हम टेबल 2 डिस्कस कर रहे थे। तो यहाँ पे हमें बोला जा रहा है कि अगर आपको ए ई को ए जी के इक्वल लेना है तो आपका सेक्शन क्या होना चाहिए, फर्स्ट 3 क्लासेस में फॉल करना चाहिए। अगर इन 3 क्लासेस में फॉल कर रहा है तो ये जो कंडीशन है या ये जो इक्वेशन है ये वैलिड है। पर अगर आपका सेक्शन स्लेंडर क्लास में फॉलो कर रहा है तो आप इसे ए ई को ए जी के इक्वल नहीं ले सकते हैं। तो यहाँ पे यही बोला गया है कि except as modified in 3.7.4 for class 4, class 4 is a slender section। आप क्या ले सकते हो, AE is equal to AG। कंडीशन क्या है, आपका जो सेक्शन है वो प्लास्टिक, कॉम्पैक्ट या सेमी कॉम्पैक्ट होना चाहिए। अब इसके आगे ये बहुत इंपॉर्टेंट बता रहा है हमें इंफॉर्मेशन, होल्स नॉट फिटेड विद रिवेट्स, बोल्ट्स और पिन्स शैल बी डिडक्टेड फ्रॉम ग्रॉस एरिया टू कैलकुलेट इफेक्टिव सेक्शनल एरिया। तो यहाँ पे हमें ये बोलता है कि जब भी आपको इफेक्टिव सेक्शनल एरिया कैलकुलेट करना है कंप्रेशन के लिए तो आप सिंपली क्या ले सकते हैं, ग्रॉस एरिया ले सकते हैं। और कौन कौन से केसेस में ग्रॉस एरिया ले सकते हैं, चाहे आप वेल्डिंग कर रहे हैं, चाहे आप बोल्टिंग कर रहे हैं या फिर आपने रिवेट्स यूज कर रहे हैं, तो आप सिंपली क्या ले सकते हो, ग्रॉस एरिया ले सकते हो। पर हमें पता है कि बोल्ट और रिवेट के केस में तो क्या प्रेजेंट होंगे, होल्स प्रेजेंट होंगे। और टेंशन मेंबर्स में तो हम ये होल्स को डिडक्ट करते थे, हम नेट एरिया कैलकुलेट करते थे। पर यहाँ पे इन्होंने बोला है कि डिडक्शन की जरूरत नहीं है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप देखें, द ग्रॉस सेक्शनल एरिया फॉर ऑल कंप्रेशन मेंबर्स फैब्रिकेटेड बाय बोल्टिंग, वेल्डिंग और रिवेटिंग, दैट इज बोल्ट्स नीड नॉट बी सब्ट्रैक्टेड। यहाँ पे सिंपली क्या मतलब है कि आपको बोल्ट का एरिया माइनस करने की जरूरत नहीं है। कब तक जरूरत नहीं है, अगर आपका जो मेंबर है वो इन 3 क्लासेस में को बिलोंग कर रहा है। अब होल्स क्यों हम डिडक्ट नहीं करते, ये तो काफी हमारे लिए नया पॉइंट हो गया कि हम वो होल्स नहीं डिडक्ट कर रहे हैं एरिया कैलकुलेशन में। ये क्यों नहीं डिडक्ट कर रहे, क्योंकि जब आप कंप्रेशन मेंबर्स की बात कर रहे हैं तो हम कंप्रेसिव फोर्स एक्ट करा रहे हैं। और जो होल्स हैं, होल्स का एक्चुअल में जो डायामीटर है वहां पे बोल्ट प्रेजेंट है। जो भी आपका ये, अगर हम ये मान लेते हैं कि ये होल है तो इस होल के अंदर हमारे पास क्या प्रेजेंट है, हमारे पास बोल्ट प्रेजेंट है। तो इफेक्टिवली ये एरिया क्या हो गया, ये एरिया कवर हो गया, क्योंकि जब आप इस पे कंप्रेसिव लोड एक्ट करेंगे तो ये बोल्ट का जो डायामीटर है ये उस लोड को रेजिस्ट करने में कोशिश करेगा, so या हेल्प करेगा। hence the load is distributed over the gross area। इसलिए क्योंकि ये होल्स जो हैं ये फिल्ड हैं विद द बोल्ट्स, इनको डिडक्ट करने की जरूरत नहीं है। however holes in which rivets bolts have not been fitted, अगर आपके पास कोई ऐसा मेंबर है जहाँ पे आपने होल्स क्रिएट करे हैं पर उन होल्स में कोई बोल्ट या रिवेट आपने नहीं इंसर्ट किया है, तो उस केस में आपको वो बोल्ट्स रिवेट्स डिडक्ट करने होंगे। लेट्स से यहाँ पे मेरे पास ये कुछ बोल्ट्स हैं, चेन बोल्टिंग हमने की है, बट हमने क्या किया, हमने सिर्फ कुछ ही होल्स में बोल्ट्स फिल करे। जैसे यहाँ पे अगर हम देखें तो मैं सिर्फ 4 बोल्ट्स में होल्स में बोल्ट्स फिल कर रही हूँ। तो यहाँ पे ये वाले जो 2 बोल्ट्स हैं, ये 2 बोल्ट्स कैसे हैं, एम्प्टी बोल्ट्स हैं। इस केस में मैं ए ई कैसे कैलकुलेट करूंगी, इस केस में ए ई होगा जो भी ए जी है -2 टाइम्स डी एच।
या एरिया ऑफ द बोल्ट, सिंपली इसको मैं ऐसे लिख सकती हूँ कि एरिया ऑफ द होल। तो ये आपको कैलकुलेट करना है। हम जनरली सेक्शन कहाँ से कैलकुलेट करते हैं, हम ये क्रॉस सेक्शनल एरिया कैलकुलेट करेंगे। तो क्रॉस सेक्शनल एरिया क्या हो जाएगा, ए जी माइनस 2 टाइम्स जो भी आपके पास बोल्ट का डायामीटर है, बोल्ट होल का डायामीटर है, इनटू टी। टी क्या है, थिकनेस ऑफ द मेंबर, थिकनेस ऑफ द प्लेट। एजी क्या है, उसका ग्रॉस एरिया। अब ये दो बोल्ट्स मैंने क्यों माइनस करे, क्योंकि इन बोल्ट्स में मैंने रिवेट्स या बोल्ट्स नहीं डाले थे। अगर मैं इन्हें भी फिल कर देती हूँ, इसमें भी अगर मैं बोल्ट होल्स को फिल कर देती हूँ और बोल्ट्स डाल देती हूँ इनमें, तो क्या हो जाएगा, ए जी विल बी इक्वल टू ए ई, या फिर आप उल्टा बोल सकते हैं ए ई इज इक्वल टू ए जी। नेक्स्ट आता है हमारे पास क्लॉज 7.1.2.1। तो क्लॉज 7.1.2.1 हमें बोलता है द डिजाइन कंप्रेसिव स्ट्रेस FCD of actually loaded compression member shall be calculated using the following equations। तो अब मैं आपको बताना चाहती हूँ कि जब भी आप डिजाइन करना चाहते हैं कंप्रेसिव स्ट्रेंथ, तो हमारे पास कोड IS 800-2007 हमें 3 मेथड्स देता है। एक मेथड है सिंपली यूजिंग इक्वेशंस। तो एक मेथड तो हो गया, आप जो इक्वेशन हम नेक्स्ट क्लॉज में देखेंगे उन इक्वेशंस को यूज करके FCD की वैल्यू कैलकुलेट करो। एक मेथड है कि आप टेबल 9 को यूज करो और टेबल 9 को यूज करके आप FCD की वैल्यू कैलकुलेट करो। और थर्ड मेथड है कि आप टेबल 8 को यूज करो और उसकी हेल्प से जाई की वैल्यू फाइंड आउट करो, और इस जाई की हेल्प से आप क्या फाइंड आउट करो फॉर द FCD। तो ये हम देखेंगे कि किस तरीके से हर एक मेथड से हम डिजाइन कंप्रेसिव स्ट्रेंथ कैलकुलेट कर सकते हैं। सो फर्स्ट क्लॉज है हमारे पास 7.1.2.1, और यहाँ पे हमें FCD के लिए वो इक्वेशन दे रहा है। तो आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे कि इक्वेशंस को यूज करके हम कैसे FCD कैलकुलेट कर सकते हैं। तो यहाँ पे एक सिंपली आप देख सकते हैं, हमें एक फॉर्मूला दे रखा है Fy अपॉन गामा एम नॉट डिवाइडेड बाय फाइव प्लस फाइव स्क्वायर माइनस लैम्डा स्क्वायर टू द पावर 0.5। तो ये यहाँ पे आप देख सकते हैं। फिर हमें एक और इक्वेशन दी है जिसमें हमें फाई की वैल्यू दे दी है, फाई इज इक्वल टू 0.5 इंटू 1 प्लस अल्फा लैम्डा माइनस 0.2 प्लस लैम्डा स्क्वायर। लैम्डा क्या है यहाँ पे, लैम्डा इज सिंपली द नॉन डिमेंशनल इफेक्टिव स्लेंडरनेस रेशियो। तो आप सिंपली इसको क्या बोल सकते हैं, इफेक्टिव स्लेंडरनेस रेशियो भी बोल सकते हैं। और लैम्डा का फॉर्मूला क्या है, लैम्डा का फॉर्मूला है Fy अपॉन FCC। यहाँ पे हम नॉर्मल लैम्डा का फॉर्मूला नहीं यूज कर रहे हैं, ये नॉन डायमेंशनल इफेक्टिव स्लेंडरनेस रेशियो है। तो नॉन डायमेंशनल वर्ड से हमारी जो फॉर्मूला है वो स्लाइटली वेरी कर गया है, और हम Fy अपॉन FCC कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, Fy इंटू KL अपॉन R। K है, KL है इफेक्टिव लेंथ, R इज द रेडियस ऑफ जायरेशन, ये उसका स्क्वायर हो गया, पाई स्क्वायर ई इज द मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, Fy इज द यील्ड स्ट्रेस। तो ये सारी चीजें हम जानते हैं। हमने लैम्डा कैलकुलेट कर लिया। यहाँ पे आपको FCC के लिए डायरेक्ट फॉर्मूला भी दे रहा है, FCC इज यूलर्स बकलिंग स्ट्रेस। हमने यूलर के बारे में लास्ट लेक्चर में देखा था कि यूलर ने हमें एक आइडियल कॉलम के लिए इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की थी कि क्या क्राइटेरिया होना चाहिए और कैसे कैलकुलेशन हमें करनी चाहिए। तो ये यही चीज इसी पूरी वैल्यू को यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दिया गया है। तो आप डायरेक्टली लैम्डा के लिए ये फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, इसे यूज करने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये उसी फॉर्मूला का फर्दर पार्ट है। अब अगर आप देखें तो यहाँ पे इन्होंने अल्फा की वैल्यू दे रखी है। ये अल्फा क्या है, ये अल्फा ही आपको बकलिंग क्लास जो हमने लास्ट स्लाइड में देखा था, बकलिंग क्लास की जो रिप्रेजेंटेशन है वो इस अल्फा से हो रही है। तो ये अल्फा हमें कोड देता है इन टेबल 7। तो अगर हम देखें तो कोड ने बोला है KL बाय R इज द इफेक्टिव स्लेंडरनेस रेशियो और रेशियो ऑफ इफेक्टिव लेंथ KL टू अप्रोप्रिएट रेडियस ऑफ जायरेशन। और हमने लास्ट लेक्चर में देखा था अप्रोप्रिएट रेडियस ऑफ जायरेशन कुछ नहीं होता, सिंपली क्या होता है, मिनिमम रेडियस ऑफ जायरेशन। फिर अल्फा जो हम यहाँ पे बात कर रहे हैं दैट इज द इम्परफेक्शन फैक्टर। इसका नाम क्या है, इट इज नोन एज द इम्परफेक्शन फैक्टर।
और ये कैसे हम डिटर्मिन करते हैं, ये बकलिंग क्लास के बेसिस पे डिटर्मिन किया जाता है। तो बकलिंग क्लास को आप कैसे इंक्लूड करते हैं अपने डिजाइन में, विद द हेल्प ऑफ अल्फा। Xi क्या है, Xi इज द स्ट्रेस रिडक्शन फैक्टर। अगर आप इस पार्ट ऑफ द इक्वेशन पे आए, FCD के लिए हमने दो इक्वेशन यूज करी हैं। एक तो ये आपके पास इक्वेशन है, इसी इक्वेशन को अगर मैं ध्यान से देखूं तो मैं क्या बोल सकती हूँ, यहाँ पे Xi क्या हो जाएगा, Xi विल बी इक्वल टू 1/5 + 5² - λ² टू द पावर 0.5। तो यही चीज यहाँ पे उन्होंने इलेबोरेट करके लिख दिया है। तो Xi सिंपली क्या है, Xi इज द स्ट्रेस रिडक्शन फैक्टर, और स्ट्रेस रिडक्शन फैक्टर फॉर डिफरेंट बकलिंग क्लासेस, स्लेंडरनेस रेशियो एंड यील्ड स्ट्रेस। तो वो कैसे हम डिटरमिन कर सकते हैं, हम इस फॉर्मूला से डिटरमिन कर सकते हैं, या फिर हम टेबल 8 से भी डिटरमिन कर सकते हैं, जैसा कि यहाँ लिख रखा है, जो हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे कि टेबल 8 से Xi को कैसे ऑब्टेन करते हैं। अभी हम फोकस करेंगे न्यूमेरिकल मेथड में। तो कैसे प्रोसीड करना है क्वेश्चन को, आप देख सकते हैं कि मुझे पहले बकलिंग क्लास लैम्डा कैलकुलेट करना है। तो स्टेप 1 क्या रहेगा मेरा, स्टेप 1 विल बी टू कैलकुलेट लैम्डा। तो लैम्डा आप कैलकुलेट कर सकते हैं, कैसे कैलकुलेट करेंगे, लैम्डा आप इस इक्वेशन को यूज करके कैलकुलेट कर सकते हैं। तो थोड़ी देर के लिए मैंने इसे नाम दे दिया इक्वेशन 1। आपने लैम्डा कैलकुलेट कर लिया यूजिंग इक्वेशन 1। अब आप क्या करेंगे, अब आप बकलिंग क्लास, जब आपने KL/R कैलकुलेट कर लिया है, तो आप बकलिंग क्लास डिटरमिन करेंगे। ये हम देखेंगे कि बकलिंग क्लास कैसे डिटरमिन की जाती है। बकलिंग क्लास डिटरमिन किया, फिर आप टेबल 7 से अल्फा की वैल्यू लेंगे। सो सेकंड स्टेप क्या हो जाएगा मेरा, डिटरमिन द बकलिंग क्लास यूजिंग टेबल 10। अब बकलिंग क्लास डिटरमिन करने के बाद आप क्या डिटरमिन करेंगे, आप अल्फा डिटरमिन करेंगे, कहाँ से, टेबल 7 से। तो अब मैंने अल्फा की वैल्यू ऑब्टेन कर ली। अब आप देख सकते हैं कि इस इक्वेशन में मेरे पास लैम्डा जो चाहिए था वो हमने डिटरमिन कर लिया है, बकलिंग क्लास जो हमें चाहिए थी उसकी हेल्प से जो हमें अल्फा की वैल्यू चाहिए थी वो हमने डिटरमिन कर लिया। तो अब आप इक्वेशन 2 से सिंपली क्या डिटरमिन कर सकते हैं, फाई। तो मैं लिख सकती हूँ नेक्स्ट स्टेप क्या हो जाएगा, कैलकुलेट फाई, कहाँ से, इक्वेशन 2 से। इक्वेशन 2 से मैंने फाई डिटरमिन कर लिया। फाई डिटरमिन करने के बाद अब हमारे लिए क्वेश्चन सिंप्लीफाई हो गया है। मैं इस इक्वेशन को मैं बोल रही हूँ इक्वेशन 3। तो इस इक्वेशन की हेल्प से अब मैं क्या कैलकुलेट कर सकती हूँ, FCD। तो फिफ्थ स्टेप क्या हो गया मेरा, कैलकुलेट FCD यूजिंग इक्वेशन 3। तो ये सिंपल 5 स्टेप्स आपको फॉलो करने हैं, और इन 5 स्टेप्स को फॉलो करके आप क्या ऑब्टेन कर लेंगे, FCD ऑब्टेन कर लेंगे। एक चीज जो हमें ध्यान में रखनी है वो ये है कि आपका जो FCD की वैल्यू है वो Fy/γ m0 से कम होनी चाहिए। तो ये चेक हमें लगाना नेसेसरी है। तो नेक्स्ट स्टेप 6 स्टेप क्या हो जाएगा, चेक, किसके लिए, FCD के लिए। तो चेक FCD शुड बी लेस देन इक्वल टू Fy/γ m0। अब लास्ट स्टेप क्या रहेगा, लास्ट स्टेप हमारा रहेगा टू कैलकुलेट PD। तो PD कैसे कैलकुलेट करेंगे, AE इंटू FCD क्या हो जाएगा, सिंपली आपका डिजाइन कंप्रेसिव स्ट्रेंथ। तो यहाँ पे इक्वेशंस की हेल्प से आप सिंपली कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं डिजाइन कंप्रेसिव स्ट्रेंथ। आपको ये 7 स्टेप्स फॉलो करने हैं। आप लैम्डा कैलकुलेट कीजिए फर्स्ट इक्वेशन से, फिर आप बकलिंग क्लास डिटरमिन कीजिए टेबल 10 से, फिर टेबल 7 को यूज करके आप अल्फा कैलकुलेट कीजिए। अल्फा कैलकुलेट करने के बाद आप फाई कैलकुलेट कीजिए यूजिंग इक्वेशन 2। उसके बाद आपने FCD की वैल्यू कैलकुलेट करनी है यूजिंग इक्वेशन 3। फिर आप चेक कीजिए इस FCD की वैल्यू को, और अगर आपका ये चेक सेटिस्फाई हो जाता है, सेफ हो जाता है, तो आप वापस जा सकते हैं अपने क्लॉज 7.1.2 में, और आप क्या कर सकते हैं, PD की वैल्यू ऑब्टेन कर सकते हैं। तो ये सिंपल 7 स्टेप्स हमें यूज करने हैं इक्वेशंस की हेल्प से डिजाइन कंप्रेसिव स्ट्रेंथ कैलकुलेट करने के लिए। अब बात करते हैं कि ये बकलिंग क्लास क्या है, जो हम बार बार बात कर रहे हैं कि बकलिंग क्लास डिटरमाइन करनी है, तो इस स्टेप पे फोकस करते हैं। सो क्लॉज 7.1.2.2 बोलता है द क्लासिफिकेशन ऑफ डिफरेंट सेक्शंस अंडर डिफरेंट बकलिंग क्लासेस। अब हमें पता चल गया है कि बकलिंग क्लासेस कितनी है, 4 बकलिंग क्लास है। एक है A, B, C और
डी। तो इन बकलिंग क्लासेस को हमने डिटरमिन करना है कहाँ से, टेबल 10 से। फिर वो बोलता है कि ये आपने डिटरमिन कर लिया, फिर जो रिडक्शन फैक्टर xi है एंड द डिजाइन कंप्रेसिव स्ट्रेस FCD फॉर डिफरेंट बकलिंग क्लास yield stress and effective slenderness ratio is given in table 8। जैसा मैंने आपको बताया था इनिशियली कि हमारे पास डिफरेंट मेथड्स हैं डिजाइन कंप्रेसिव स्ट्रेंथ को कैलकुलेट करने के लिए। तो इस क्लॉज में कोड हमें बता रहा है कि एक मेथड तो है इक्वेशंस का जो हमने डिस्कस किया, सेकंड मेथड है टेबल 8 का। The curves corresponding to different buckling classes are presented in non-dimensional form in figure 8। तो ये हम देखेंगे कि ये figure 8 क्या है और non-dimensional form क्या है। बट हमें क्या बोलता है कि अल्फा की वैल्यू कहाँ से ले सकते हैं, अल्फा की वैल्यू आप सिंपली इम्परफेक्शन फैक्टर अल्फा की वैल्यू आप इस टेबल 7 से ले सकते हैं। तो एक बार ही मैंने बकलिंग क्लास डिटरमिन कर ली अपनी, तो उस बकलिंग क्लास के कॉरस्पॉन्डिंग मैं अल्फा की वैल्यू ले सकती हूँ। सो अगर मेरी बकलिंग क्लास ए है तो अल्फा की वैल्यू किसके इक्वल हो जाएगी, 0.21 के इक्वल हो जाएगी। अगर बकलिंग क्लास बी है तो अल्फा की वैल्यू 0.34, सी है तो 0.49 एंड डी है तो 0.76। तो आप देख सकते हैं कि जैसे जैसे मेरी बकलिंग क्लास इंक्रीज होती जा रही है, ए बी सी मतलब टूवर्ड्स डी जा रही है, वैसे वैसे अल्फा की वैल्यू भी क्या करती जा रही है, इंक्रीज करती जा रही है। और अल्फा क्या था, अल्फा इम्परफेक्शन फैक्टर है, इम्परफेक्शन फैक्टर। और अगर आप ध्यान से इक्वेशन में देखें तो ये अल्फा क्या कर रहा है, ये फाई की वैल्यू को इंक्रीज कर रहा है, क्योंकि यहाँ पे ऐड हो रहा है, फाई इंक्रीज होगा मतलब FCD डिक्रीज होगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं अगर फाई की वैल्यू इंक्रीज हो रही है तो FCD की वैल्यू क्या करेगी, डिक्रीज। और फाई कैसे इंक्रीज कर रहा है, अगर अल्फा की वैल्यू इंक्रीज कर रही है तो फाई भी क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है। तो इनडायरेक्टली मैं बोल सकती हूँ कि अल्फा की वैल्यू अगर इंक्रीज कर रही है तो मतलब FCD की वैल्यू आपकी क्या करेगी, डिक्रीज करेगी। तो हम चाहते हैं कि अच्छी क्लासेस या बेटर क्लासेस कौन सी हैं, क्लासेस A B, और फिर C D जो है वो लोअर क्लासेस आ जाएंगे, या टूवर्ड्स D आप जैसे जैसे जाते जाएंगे इम्परफेक्शन इंक्रीज होती जाएगी। अब बकलिंग क्लास हम टेबल 10 से ऑब्टेन करना चाहते थे तो कैसे करेंगे, टेबल 10 में हमें वो सेक्शंस दे रहा है जैसे कि रोल्ड आई सेक्शन या वेल्डेड आई सेक्शन। तो आप या तो बिल्ट अप सेक्शन बना सकते हैं, वेल्डेड आई सेक्शन सिंपली क्या है, आपका बिल्ट अप सेक्शन है, या फिर आप जो रोल्ड स्टील हम यूज करते हैं उसी का कोई आई सेक्शन यूज कर सकते हैं। तो वो हमें कुछ कंडीशंस दे रहा है, हमें बोल रहा है H/BF। H क्या है, हाइट ऑफ द आई सेक्शन एंड BF इज द विड्थ ऑफ द फ्लैंज। इसकी आप रेशियो कैलकुलेट कीजिए, H/BF की वैल्यू अगर 1.2 से बड़ी है, यहाँ पे ध्यान दीजिए एक कंडीशन, अगर 1.2 से बड़ी है तो आपके पास दो रास्ते आते हैं। उन दो रास्तों में क्या है, आप चेक करेंगे कि कौन सा रास्ता फॉलो करना है। फर्स्ट है कि TF थिकनेस ऑफ द फ्लैंज शुड बी लेस देन इक्वल टू 40 mm। अगर ये केस है तो आप फर्स्ट रोड पे जाएंगे। दूसरा क्या है कि जो थिकनेस ऑफ द फ्लैंज है वो 40 से लेके 100 के बीच में है। तो इस केस में, और दोनों जगह ही इक्वल टू का साइन है, तो इस केस में हम क्या करेंगे, हम सेकंड रास्ता फॉलो करेंगे। अगर 40 की इक्वल आ जाती है तो हम प्रेफर करेंगे कि आप फर्स्ट केस को फॉलो करें। अब फर्स्ट केस को फॉलो करने का क्या मतलब है, ये हमारा फर्स्ट केस था, इस केस में जो आपका आई सेक्शन है उसमें ZZ एक्सिस और YY एक्सिस के अलोंग डिफरेंट बकलिंग क्लासेस आएंगी। ZZ एक्सिस के लिए बकलिंग क्लास A है और YY एक्सिस के लिए बकलिंग क्लास B है। ये थ्रू आउट द आई सेक्शन रहेगा। ZZ एक्सिस कौन सा है, इसे हम जनरली XX एक्सिस भी बोलते हैं, पर कोड हमें इसको क्या बोल रहा है, ZZ एक्सिस। तो दिस इज द ZZ एक्सिस। इसके अबाउट बकलिंग क्लास क्या आ गई, A आ गई। और अगर आप YY एक्सिस की बात करें तो आपकी बकलिंग क्लास क्या है, इक्वल टू B। तो ये हमने ध्यान देना है, हम दोनों के लिए कैलकुलेशंस करेंगे। अब वैसे ही अगर मैं ये दूसरा रास्ता अपनाती तो दूसरे रास्ते के लिए वो क्या बोलते हैं, वो बोलते हैं कि ZZ एक्सिस में बकलिंग क्लास क्या हो जाएगी, B, और YY एक्सिस के लिए बकलिंग क्लास क्या हो जाएगी, C। तो अगर आपकी थिकनेस ऑफ फ्लैंज इंक्रीज कर रहा है तो आपकी बकलिंग क्लासेस क्या कर रही हैं, डिक्रीज कर जा रही हैं। ZZ के अबाउट B हो गई और YY के अबाउट C हो गई। तो ये हमने कैलकुलेट करना होता है।
नेक्स्ट वो बोलता है कि अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हुई, हम तो इसी कंडीशन से चले थे कि h अपॉन बी एफ किससे बड़ा है 1.2 से, उसके बाद हमें दो रास्ते मिल गए थे। अब वो कहता है कि अगर आपका h अपॉन बी एफ जो है वो लेस देन या फिर इक्वल टू 1.2 है, तो भी आपके पास क्या रहेंगे, दो रास्ते रहेंगे। वो दो रास्ते क्या हैं, टी एफ जो है थिकनेस ऑफ फ्लैंज जो है, अगर वो 100 mm से कम है तो ZZ और YY एक्सिस के अबाउट आपकी बकलिंग क्लासेस क्या रहेगी, B और C रिस्पेक्टिवली। अगर आपका थिकनेस ऑफ फ्लैंज जो है इट इज ग्रेटर देन 100 mm, तो आपकी दोनों क्लासेस क्या हो जाएंगी, ZZ एक्सिस और YY एक्सिस के अबाउट क्लास D हो जाएगी। तो ये होगी डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन कि आई सेक्शन में हम कैसे बकलिंग क्लास कैलकुलेट करेंगे। तो आपको ये छोटी छोटी कैलकुलेशंस करनी है और अल्टीमेटली क्लास डिटरमिन करनी है कि कौन सी क्लास में आप फॉल कर रहे हैं। वैसे ही बिल्टअप सेक्शन के लिए आप फॉलो कर सकते हैं सेम प्रोसीजर। थिकनेस ऑफ द फ्लैंज पे डिपेंड कर रहा है, अगर लेस देन इक्वल टू 40 है तो ZZ और YY की क्लास BC रिस्पेक्टिवली हो जाएगी, और अगर इट इज ग्रेटर देन 40 mm तो ZZ और YY की क्लास CD रिस्पेक्टिवली हो जाएगी। अब हॉलो सेक्शन अगर आप यूज कर रहे हैं, ये कंटिन्यूड है टेबल 10 हमारा। अगर आप हॉलो सेक्शन यूज कर रहे हैं, चाहे वो सर्कुलर है, रेक्टेंगुलर है या स्क्वायर है, तो अगर वो रोल्ड हॉट रोल्ड है तो आपकी क्लास क्या हो जाएगी, सिंपली ए। यहाँ पे कोई उसने कंडीशंस नहीं लगाई है, कोई हमसे कैलकुलेशंस एक्सपेक्ट नहीं कर रहा है। वैसे ही अगर कोल्ड फॉर्म्ड है तो क्लास क्या हो जाएगी, बी। वेल्डेड बॉक्स सेक्शन, अगर वेल्डेड बॉक्स सेक्शन है तो आपको कुछ क्राइटेरिया दे रखा है। अब आते हैं इस पॉइंट पे। ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ बोला जा रहा है चैनल सेक्शन है, एंगल सेक्शन है, टी सेक्शन है या कोई भी सॉलिड सेक्शन है, तो इनके लिए आपकी बकलिंग क्लास हमेशा क्या रहेगी, हमेशा हमारी बकलिंग क्लास सी ही रहेगी। चाहे कोई भी फ्लैंज विड्थ हो, कोई भी फ्लैंज थिकनेस हो, यहाँ पे आपकी बकलिंग क्लास चैनल, एंगल, टी और सॉलिड सेक्शंस के लिए सी रहेगी। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट और ये आपको याद रखना चाहिए, आपसे एमसीक्यू में पूछ सकता है कि व्हाट इज द बकलिंग क्लास ऑफ एन एंगल एज पर IS 800 2007। सिमिलरली बिल्टअप सेक्शन के लिए भी हमेशा आपकी जो क्लास रहेगी वो क्या रहेगी, सी रहेगी। तो हम मोस्टली क्या यूज करते हैं, एकेडमिक्स के लिए हम ये वाले सेक्शन को यूज करेंगे और फर्स्ट सेक्शन को यूज करेंगे। तो चैनल, एंगल और टी सेक्शन तो सिंपल है, इसमें हमें कोई कैलकुलेशन की जरूरत नहीं है। जैसे ही आप ये सेक्शंस देखेंगे आप सिंपली कौन सी क्लास यूज कर लेंगे, क्लास सी यूज कर लेंगे। हाउएवर आई सेक्शन जब आप रोल्ड स्टील यूज कर रहे हैं तो उसके लिए हमें कुछ कैलकुलेशंस की जरूरत पड़ेगी। तो लेट्स सी कि वो कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। हमें दिया गया है obtain the buckling class of IS MB 500 at the rate 852.5 न्यूटन पर मीटर। तो ये मुझे वैल्यू, ये मुझे आई सेक्शन दे दिया है। मैं स्टील टेबल से इसकी ये डिटेल्स नोट कर लूंगी, तो आप स्टील टेबल यूज करेंगे और आपके पास ये डिटेल्स आ जाएंगी। अब हमें पता है फ्रॉम टेबल 10 हमारे पास आई सेक्शन के लिए, क्योंकि ये रोल्ड सेक्शन है तो हम फर्स्ट कॉलम यूज करेंगे, हम ये वाला रो यूज करेंगे। तो इसमें फ्रॉम टेबल 10 हम बोल सकते हैं कि h और bf की वैल्यू कैलकुलेट की जाए। तो h अपॉन बी एफ कितना हो जाएगा, h अपॉन बी एफ विल बी सिंपली इक्वल टू 500 अपॉन bf। bf क्या है, विड्थ ऑफ द फ्लैंज, इसको b भी लिखा जा सकता है या bf भी लिखा जा सकता है। कोड bf लिख रहा है तो हम इसे bf लिखेंगे। दिस इज इक्वल टू 2.7 और हम देख सकते हैं कि ये किससे बड़ा है, 1.2 से बड़ा है। तो अगर हम कोड में देखें, हम फर्स्ट कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं, फर्स्ट कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं, तो अब चेक करते हैं कि TF किस रेंज में फॉल कर रहा है। हमने देखा कि TF की वैल्यू हमें दी थी इक्वल टू 17.2, तो TF इज इक्वल टू 17.2 mm, जो किससे छोटा है, विच इज लेस देन इक्वल टू 40 mm, लेस देन इक्वल टू 40 mm है। तो आप अब फिर से कोड देखिए, हम फर्स्ट क्राइटेरिया सेटिस्फाई कर रहे हैं, पहले हमने ये वाला क्राइटेरिया सेटिस्फाई किया, फिर हम 17.2 mm इज लेस देन इक्वल टू 40 mm। तो हमारे पास ZZ एक्सिस के अबाउट कौन सी क्लास हो गई, A, और YY एक्सिस के अबाउट कौन सी क्लास हो गई, B। तो मैं सिंपली लिख सकती हूँ अब कि ZZ एक्सिस के अबाउट क्लास A है और YY एक्सिस के अबाउट क्लास B है।
तो ये सिंपल मेथड है जो हमने फॉलो करना है टेबल 10 को यूज करके क्लास ऑब्टेन करने का। क्लास ऑब्टेन करने के बाद आप टेबल 7 से उस क्लास के लिए आप अल्फा की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। अल्फा की वैल्यू कैलकुलेट करने के बाद आप फाई से एफ सी डी एंड अल्टीमेटली पी डी की वैल्यू कैलकुलेट कर पाएंगे। So I hope this lecture was useful to you. In this lecture, we covered design compressor strength calculated using formula or equations given in IS 800-2007 and how to obtain the buckling class of an I section and angle section as well. So thank you and stay tuned for more.